नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की छठी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 6 महीने से कम का समय है। कांग्रेस विपक्षी दल और 10 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लगातार अपनी रणनीतियां बना रहे हैं मिशन 2027 के मद्देनजर। लेकिन उत्तराखंड में क्या थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश है या कोई इंडिया ब्लॉक के एलाइंस के रूप में यूकेडी की क्या भूमिका होगी? एक रीजनल पार्टी है, राज्य स्थापना का उसको श्रेय जाता है, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद शुरुआत के 2 चुनाव जो विधानसभा के 2002 और 2007 में हुए, उन दोनों प्रदर्शनों को छोड़ के 2012 से उत्तराखंड क्रांति दल का विधानसभा में प्रतिनिधित्व शून्य है। राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल की ये स्थिति, ये राजनीतिक हैसियत कैसे पैदा हुई? पार्टी अब नए सिरे से क्या 2027 को लेकर गंभीर है? संगठन को सशक्त करने से लेकर जनता से जोड़ने वाले मुद्दे उठाने में वो किस तरह से भूमिका निभा रही है? संगठन को कुमाऊं गढ़वाल में मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? इसको जानने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री बलवंत सिंह शाही साहब है। शाही साहब का एक परिचय उत्तराखंड क्रांति दल में, चूँकि वो नए नेता हैं, पिछले महीने यानी कि जून 2026 में ही शामिल हुए हैं। इससे पहले भी वो एक प्रकार से कह सकते हैं जल जंगल ज़मीन से जुड़े रहे हैं। वो किसी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में नहीं, बल्कि व्यवसायगत वजह से वो सेवानिवृत्त डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उनसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। शाही साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही है, आप नौकरी पेशा अधिकारी रहे हैं, सेवारत अधिकारी रहे। आप राजनीति में आए और अब जो ट्रेंड चला है कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज में लोग जाते हैं, बीजेपी सत्ता में है, ज़्यादातर लोग बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में, लेकिन आपने रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का चयन क्यों किया, और ऐसी पार्टी का जो बीते 15 साल से विधानसभा में प्रतिनिधित्व शून्य है? जोशी जी, मैं आपका धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे प्रदेश में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जैसे आप 3 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर यूकेडी। अब जब इसमें बंटवारा हुआ तो बड़े भाई ने कहा मेरा ही हो गया, अब मैं ही राज्य करूंगा। छोटे भाई को उसने घर से बेदखल कर दिया, और वही कांग्रेस ने भी किया। उसको जितना मौका मिला उसने राज्य के जितने संसाधन थे, जो भी, उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया। जिस सिद्धांत पे हमारा राज्य बना था, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए, उत्तराखंड की अपनी पहचान, उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, राजनीति को एक व्यवसाय बना लिया है। राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। और उत्तराखंड, इसीलिए मैंने ये दोनों पार्टियां ज्वाइन नहीं की। और मुझे उत्तराखंड क्रांति दल, मेरी विचारधारा इससे मिलती है और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब अपनी सेवा में भी था तो हमेशा मैं टीम भावना को महत्व दिया। मेरे लिए डेली वेजेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक अधिकारी। तो अधिकारी और डेली वेजेस के बीच जो पूरी टीम होती है, वो टीम के साथ चलना ही हमारा किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही मैं अभी उत्तराखंड क्रांति दल में ज्वाइन किया हूं जून में, 2 जून को। तो मुझे एरी जी ने बोला कि आपको क्या काम दिया जाए, तो मैंने उनसे यही निवेदन किया कि मैं संगठन में जुड़ना चाहता हूं, पार्टी के मजबूत करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नज़र में अभी पार्टी का संगठन उतना संतोषजनक नहीं है अभी। तो मैं पार्टी के संगठन को जोड़ने में लगा हूँ, मजबूत करने में लगा हूँ। तो इसी क्रम में आज मैं हल्द्वानी से चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, फिर मैं अपने गृह क्षेत्र डीडी हाट, तो वहाँ पर 10-12 दिन में जनसंपर्क करूँगा।
उसके बाद में लौटते हुए बागेश्वर, कपकोट, फिर आपका कौसानी, द्वाराहाट, इतनी विधानसभाओं को, लास्ट में रामनगर होते हुए हल्द्वानी। तो मैं इतनी विधानसभाओं को कवर करते हुए इस जनसंपर्क अभियान में चला। साई साहब, उत्तराखंड क्रांति दल का जो संगठन है, जैसा आपने भी कहा कि वो कमज़ोर संगठन है और उसको सशक्त करने के इरादे से आप संगठन के दायित्व को संभाल भी रहे हैं। पार्टी बूथ स्तर पर नहीं है। पार्टी का जो संगठन है कुमाऊं में, जहां आप जनसंपर्क के लिए निकले हैं, उन इलाकों में बेहद कमज़ोर है। ये ठीक है कि डीडीहाट क्षेत्र में एक पूर्व राज्य आंदोलनकारी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के महासंघ के नेता रहे हैं, दिनेश गुरदानी जी भी शामिल हुए हैं, आप बड़े ओहदे पे रहे हैं, आप भी शामिल हुए हैं, और इससे एक उत्साह उभरता है। ऐसे में क्या संगठन को सशक्त करने के लिए, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि 2027 का चुनाव 5 महीने दूर है? देखिए, मेरे विचार में हम बहुत बड़ी सभा या रैली के लिए बहुत संसाधन की आवश्यकता होती है। तो मैं लाल कुआं क्षेत्र में, अभी कालाढूंगी में हमारी एक सफल रैली हुई है, और 29 तारीख को पिथौरागढ़ में भी रैली की गई, जो व्यवस्था परिवर्तन रैली, और कालाढूंगी में सदस्यता अभियान के तहत की गई। तो ऐसे ही मैंने लाल कुआं क्षेत्र में, लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में 3-4 मीटिंगें कर चुका हूँ। तो मैं ये रैली और ये मीटिंग इसका पक्षधर नहीं हूँ। मेरा ये है कि नुक्कड़ सभा की जाए, डोर टू डोर संपर्क किया जाए, लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं उनको शासन के सामने रखा जाए, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। तो यदि हम ऐसा करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन लोग हमसे जुड़ेंगे। ये बड़ी रैली करेंगे, उससे क्या है, एक हवा तो बन जाएगी, लेकिन जो आम नागरिक आपसे नहीं जुड़ेगा। आम नागरिक को से जुड़ने के लिए आपको घर घर पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके पीछे हमें संगठन को मजबूत करना है। अंत में वही बात आएगी कि हमें बूथ लेवल तक अपनी, जो हमारे बड़े भाई हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो उनसे आगे जाना पड़ेगा या उनसे बराबरी करनी होगी, तभी हम उनसे टक्कर ले पाएंगे। साई साहब, उत्तराखंड राज्य निर्माण में यूकेडी की अहम भूमिका रही। पार्टी की स्थापना ही तब तक राज्य के लिए थी, राज्य बना। अब जो राज्य बनने के जो उद्देश्य थे, राज्य जिन वजहों से बना, उन उद्देश्यों को आप कैसे देखते हैं? और जो जल जंगल जमीन की बात होती थी, मूल निवास की बात पिछले कई सालों से उठ रही है, भूमि कानून को लेकर उठ रही है, तो इन मुद्दों को पार्टी कैसे एड्रेस करेगी? अभी हमारा राज्य बने हुए 25-26 साल हो गया है। तो ये जो हमारे मुख्य मुद्दे थे, ये तो पर्दे बहुत पीछे रह गए हैं। तो हमारी जो सरकारें इस बीच आई, 15 साल एक पार्टी रही, 10 साल दूसरी पार्टी रही, तो उन्होंने इन मुद्दों को कोई तवज्जो नहीं दी। तो इसी का प्रतिफल है कि वो आज जनता जो है उनसे ठगा महसूस कर रही है। पब्लिक को ये पता चल चुका है कि इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने 15 साल, ये 25 साल ऐसे ही चले गए। तो वो एक तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, और उसका एक ही उपाय है कि हम जो थर्ड फ्रंट है, चाहे उसमें कई पार्टियां हों, लेकिन सबको एक साथ मिलके आना पड़ेगा। एक साथ मिलके और सबकी एक रणनीति के तहत हमें चुनाव में आगे आना पड़ेगा, और प्रत्येक विधानसभा में हमने अपनी उपस्थिति देनी होगी। जैसा आपने कहा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए एक थर्ड फ्रंट की ज़रूरत होगी, तो क्या यूकेडी जो 2027 के चुनाव होंगे उसमें एक थर्ड फ्रंट, मतलब कोalition बनाएगी, जिसमें सपा हो, जिसमें बीएसपी हो, यूकेडी हो, या समान विचारधाराओं वाली राजनीतिक दल हो? क्या इसमें कांग्रेस भी शामिल हो सकती है, जैसे इंडिया गठ अलायंस बना है केंद्रीय स्तर पर, इसमें ये होगा, या कांग्रेस को अलग करके यूकेडी एक अलग तरह से थर्ड फ्रंट बनाएगी? मेरे विचार से इसमें बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य जो पार्टियां हैं और जो उत्तराखंड की ज़मीन
से जुड़े हुए हैं, जिनको ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड राज्य बनने के समय, आंदोलन के समय जो मुद्दे थे, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया, तो उस विचारधारा के जो भी पार्टियां हैं उनको एक साथ आना चाहिए। तो इसको लेके जब कोलिशन या अलायंस बनेगा, कोई एजेंडा होगा, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वगैरह भी तय किया जाएगा? इसको आगे जाके हमारे उच्च स्तर पे ये वार्ता चल रही है, और ये जैसे ही कुछ इसमें मतलब कुछ आशा दिखेगी तो आपके सामने इसको जनता के सामने लाया जाएगा। अब जैसे 2027 का चुनाव है, तो पहला परीक्षण सत्ता का कितने वो लोग पसंद करते हैं, या एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस विपक्ष के रूप में कैसी रही, और यूकेडी क्षेत्रीय मुद्दों को कैसे उठाती है। तो अब जो मुद्दे होंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पलायन लगातार बढ़ रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, खेती की स्थिति खराब है, पशुपालन की हालत ठीक नहीं है, तो वहाँ बागवानी का कोई मतलब स्वरोजगार की कोई गुंजाइश नहीं है, जंगली जानवर ऊपर से हैं, खेत को भी और लोगों को भी वो परेशान करते हैं। जैसे आप चूँकि फॉरेस्ट से हैं, तो मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट की भी खबरें आती हैं, और ये एक गंभीर मुद्दा है। पर्वतीय क्षेत्र के नगरीय इलाकों में या पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग नहीं है, पलायन एक समस्या और रोजगार न मिलना दूसरी समस्या। तो ये जो गंभीर समस्या है, जो राज्य बनते समय, राज्य बनने में पढ़ाई, दवाई और कमाई जैसे मुद्दे थे, तो इसको कैसे एड्रेस करेगी पार्टी? देखिए, इसमें हमें गांव-गांव जाना होगा, इसको एक आंदोलन के रूप में लेना होगा, और जो पहले राज्य बनने से जो आंदोलन का जो चरम आपने देखा होगा, वही स्थिति अब आने वाली है, आ गई है, कि लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी ने जो ये 26 साल में जो भी किया है, आप देख रहे हैं प्रतिदिन जो है इनका एक न एक घोटाला उजागर हो रहा है। मैं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, वो सब जानते हैं। मुझे तो ज़्यादा ध्यान क्या है, अपने संगठन को मजबूत करना है और स्थानीय मुद्दों को उठाना है, और मैं गांव-गांव जाके लोगों को जागरूकता फैलाना है, लोगों के अंदर जागरूकता लानी है। लोग एकदम जो हताश हो चुके हैं, उसमें हम आशा का संचार लाना है हमने, कि अभी पलायन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। लोग कुछ रिवर्स पलायन भी हो रहा है, वापस भी आ रहे हैं लोग, तो हमें ये लोगों से विचार विमर्श करना है, और लोग जो एकदम हताश हो चुके हैं उनको हमें उनको नया जीवन देना है, उसको पुनर्जीवित करना है हमने। उत्तराखंड में जो भी पिछले 25-26 सालों में ये भ्रांतियाँ हुई हैं, तो उसको हमें पुनः स्थापित करना है। ये हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में 9 जिले प्योरली पर्वतीय हैं, करीब 2 जिले पूरी तरह मैदानी हैं और 2 जिले आंशिक रूप से पर्वतीय और मैदानी दोनों हैं। नया परिसीमन होना है विधानसभा का। अगर ये परिसीमन केवल आबादी के अनुरूप होता है, आबादी को मानक बनाते हुए होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी वो राजनीतिक रूप से अल्पमत में आ जाएंगे, उनकी राजनीतिक हैसियत कमजोर हो जाएगी। केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर और नैनीताल और देहरादून, ये 4 जिले ही सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना है, जो धारणा थी कि जो रिमोट एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज को अपग्रेड करना है, उनकी स्थिति को सुधारना है, राजनीतिक ताकत के बगैर ये कैसे होगा? क्या परिसीमन को लेकर पार्टी इस मंशा के साथ रहती है कि क्षेत्रफल को भी मानक में बनाया जाए, आबादी और क्षेत्रफल दोनों का समावेश हो, मतलब जो नया परिसीमन? बिल्कुल आपका कहना सही है। ये जो जनसंख्या परिसीमन का आधार जो जनसंख्या का बनाया जा रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल इसका पुरजोर विरोध करेगी, और कुछ ऐसा मॉडल बनाएगी कि जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों का मिला जुला स्वरूप होगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो पर्वतीय राज्य की अवधारणा है वो बनी रहेगी। आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उनको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मसले अभी ऐसे आए हैं जून महीने से, जब आपने पार्टी में शामिल हुए उसके पहले हफ्ते से ही, जिसका
वो राजनीतिक भ्रष्टाचार से ज़्यादा धार्मिक और आस्था पर भ्रष्टाचार हुआ है। राम की धरती, राम जन्म स्थल, राम जन्मभूमि अयोध्या में जो चढ़ावा में जो गबन का मामला आए, वहाँ से लेकर देवभूमि के बद्रीनाथ तक जो स्थितियाँ आई है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये भ्रष्टाचार का चरम है? हम अब तक मतलब सुनते थे, देखते थे कि कहीं चारा घोटाला हो रहा है, कहीं डिफेंस डील में दिक्कतें हो रही है, कंस्ट्रक्शन में समस्याएं आ रही है, नीतिगत बेईमानी हो रही है। लेकिन जब आस्था के दरवाजे पर ये स्थितियां आती हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस मुद्दे को भी लोगों तक ले जाएंगे? ये जो धार्मिक स्थलों में जो दो घटनाएं आई हैं, अयोध्या और बद्रीनाथ में, तो ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। ये मतलब घोर निंदनीय है। इससे ज़्यादा निर्लज्जता हो ही नहीं सकती है कि आप धर्म के नाम पर ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये इनका चुनावी एजेंडा है। चुनाव के लिए इनको पैसा चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड क्रांति दल तो एक गरीब पार्टी है, इसमें कोई वित्त की कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये जो पार्टियां हैं हमारी, इनको चुनाव के लिए, चुनाव प्रबंधन के लिए इन प्रकार ने इनको पैसा कमाना है और लोगों में बांटना है। तो जो चुनाव के समय ये जो सुनाई देता है, लोग कंबल बांट रहे हैं, रजाई बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, अरे ये पैसा आ कहाँ से रहा है? कभी किसी ने पूछा? चुनाव आयोग ने कभी पूछा कि आप ये जो बांट रहे हैं फ्री में, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है? तो यहीं से भ्रष्टाचार पैदा होता है। जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, लोग इधर से उधर से चंदा लेके, ये करके भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, फिर वो चुनाव में उसको बांट रहे हैं, गरीबों के सामने दिखावा कर रहे हैं। साई साहब, आप चूँकि पर्यावरण और फॉरेस्ट से जुड़े रहे, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से, उत्तराखंड इन्वायरमेंटली बहुत ही रिच था, लेकिन जो विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे चार धाम पर परियोजना जो सड़क से संबंधित थी उसमें हो, इसमें ये टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग ऑल वेदर रोड भी शामिल, बाईपास वगैरह बन रहे हैं, जगह जगह पेड़ कट रहे हैं और अनेक तरीके से वनों को अवैध तरीके से भी काटा गया है, रिसोर्ट बन रहे हैं नियम विरुद्ध। तो पर्यावरण का संकट आप कितना गहरा देखते हैं? चूँकि दुनिया जानती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, ये कितना अलार्मिंग इसको आप मानते हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है? हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, पर्यावरण की समस्या जो है बहुत विकराल हो चुकी है। इसका जो दुष्परिणाम है आज से 25-30 साल बाद दिखाई देगा। ये बहुत मतलब स्लो पॉइजन है। पर्यावरण को हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं चार धाम के नाम से या किसी योजना, महायोजना के नाम से, उसमें हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए भी ये योजनाएं कर सकते हैं। आपने कहीं भी, मैं कई देशों में गया हूँ, तो छोटे छोटे देश भी पर्यावरण, जंगल को बचा रहे हैं, लेकिन वो या तो रोपवे बना रहे हैं या टनल बना रहे हैं, उसके वैकल्पिक साधन से बना रहे हैं। जो विकास कर रहे हैं उसमें नंबर 1 प्राथमिकता उनकी पर्यावरण है, क्योंकि उनके पास जंगल नहीं है और हमारे पास जंगल, भगवान ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास संसाधन है, तो हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो बाद में यही हमें दिक्कत करेगा। आज तो हमारे पास बहुत जंगल है, लेकिन कालांतर में कई सालों बाद जो आज हम इतने विकास के नाम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमें बाद में हमारी आने वाली पीढ़ी को दुखी करेगा। साई साहब, आखिरी सवाल, जैसे चुनाव के आसपास ये होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग दलों से पार्टी की प्रत्याशी के लिए दावेदारी करते हैं और बहुत लोगों को जब टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरे दलों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्या यूकेडी कांग्रेस और बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला है, जो उस पार्टी के नेतृत्व द्वारा नकारे गए हैं, उनको अपने वहाँ शामिल करके प्रत्याशी बना सकती है जब चुनाव होंगे,
एक ये दूसरा ये है कि आप क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? मेरे विचार से उत्तराखंड क्रांति दल को अपने समान विचारधारा वाले लोगों को अपनी पार्टी में लाना चाहिए। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पहाड़ से जुड़ा है, ज़मीन से जुड़ा है, आपके कोई एनजीओ हो सकते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हो, तो उन लोगों को यहाँ आना चाहिए, खुद ही आना चाहिए उनको। और जो अन्य जैसे बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियों में जो उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो आएंगे, स्वाभाविक है। यदि उत्तराखंड क्रांति दल की हवा बन गई, अच्छा इसका वो इमेज अच्छी बन गई, संगठन मजबूत हो गया, तो मेरे अंदर भी यही शंका है कि जो बड़ी पार्टियों के लोग हैं, वो जो वहाँ से नेग्लेक्टेड हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। तो उनको नहीं आना चाहिए। पार्टी को, पार्टी हित में उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, या फिर उसका कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि किस मापदंड पे उनको लाना चाहिए पार्टी में। नहीं तो फिर हम भी बीजेपी और कांग्रेसी हो जाएगी। उत्तराखंड जैसे अभी बीजेपी है ना, उसको बोलते हैं कांग्रेस में ही बीजेपी, कांग्रेस युक्त बीजेपी बोलते हैं। तो कल को ये भी कांग्रेस युक्त या बीजेपी युक्त यूकेडी हो जाएगी। तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। जहाँ तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है, मेरा अभी बिल्कुल चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगा हूँ। तो जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मेरे पास तन मन धन है, तो उस हिसाब से मैं संगठन को मजबूत करने में लगा हूँ। हाँ, जिस दिन मेरे कार्यकर्ता या मेरी पार्टी कहेगी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, तो मैं फिर विचार कर सकता हूँ। बहुत धन्यवाद साई साहब। उत्तराखंड क्रांति दल बेशक अभी विधानसभा में प्रतिनिधित्व उसका नहीं है, लेकिन 2027 के चुनावों को लेकर उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और वैसे भी बीते 2 सालों से पार्टी ने अपने संगठन को रिवाइव करने की कोशिश की है। गढ़वाल में उसका नतीजा भी दिखाई देने लगा है। पार्टी का कहना है कि वो जनता के मुद्दों को उठाने के साथ संगठन को सशक्त करते हुए कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। दल बदलुओं को कम से कम पार्टी में प्रश्रय दिया जाए या उसके लिए एक ऐसी स्पष्ट नीति बने। इन तमाम मसलों पर जो लोगों से जुड़े हैं, जल जंगल ज़मीन, कमाई, पढ़ाई, जो रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर सेहत से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनको उठाया जाएगा। और राज्य बनने के समय जिन मुद्दों को, जिन धारणाओं को लेकर, जिन मकसदों को लेकर राज्य का निर्माण हुआ था, उन मुद्दों को पार्टी नहीं भुलाएगी। ये साई साहब का कहना है।